चलिए डिसोल्यूशन की थ्योरेटिकल पोर्शन को पूरा करते हैं और देखते हैं कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन की शुरुआत किस तरह से होती है। अपने नोट्स निकाल लीजिए, आपको ऑलरेडी क्लास ग्रुप पे भेजा हुआ है। पांडे आप उनको दिखा दें जरा, पड़ोसी को, तुम उसके साथ देखो जरा। पिछली बार हमने देखा था कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में डिफरेंस क्या था। वी स्पोक अबाउट दैट डिफरेंस। आइए देखें जरा आपके साथ आज, और हमें क्या चीजों को लेकर आगे बढ़ना है। ऑनलाइन में मुझे बताइए कि क्या आपको ये शीट विजिबल है। कैन यू सी दिस? विजिबल है, बताइए। यस सर। ठीक है। यस सर। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट हो चुका था, इंटरवेंशन बाय द कोर्ट, डिसोल्यूशन का डिफरेंस हो चुका था। चलिए सेक्शन 48 निकाल लीजिए अपने सामने। सेक्शन 48। बेटा बुक नहीं सीखेंगे, बुक को बंद कर दीजिए। कोई बात नहीं, ठीक है, इट इज हर चॉइस। अब आराम से बैठ के सुनो कथा कहानी की तरह। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, सेक्शन 48, अनदर इंपॉर्टेंट सेक्शन फ्रॉम डिसोल्यूशन। ये क्या कहता है आपसे कि अगर डिसोल्यूशन हो जाए, अगर डिसोल्यूशन हो जाए और आपके पास लॉसेस हैं, अगर डिसोल्यूशन हो जाए आपके पास एसेट्स हैं, तो अगर आपके पास लॉसेस हैं, उन लॉसेस को कैसे आप सेटल करेंगे। सेक्शन 48 ए पार्ट बोलता है। सेक्शन 48 बी पार्ट बोलता है कि अगर आपके पास एसेट्स हैं, उनको आपने बेच दिया, उनसे पैसा रियलाइज कर लिया, उस पैसे से आप किस तरह से थर्ड पार्टीज की पेमेंट करेंगे। पहले एक मोटी सी बात समझिएगा आप। फर्स्ट पार्टी होती है फर्म, सेकेंड पार्टी कौन होता है? पार्टनर्स। सेकेंड पार्टी कौन होते हैं? पार्टनर्स। थर्ड पार्टी होते हैं आउटसाइडर्स। आउटसाइडर्स कैसे? जैसे पार्टनर ए बी सी हैं, तो मिसेस ए, मिसेस बी, मिसेस सी थर्ड पार्टी कहलाएंगी। और अगर मैं बोलूं क्रेडिटर्स, मैं बोलूं बैंक ओवरड्राफ्ट, मैं बोलूं बिल्स पेबल, ये भी थर्ड पार्टी। मतलब एनीबडी हु इज नॉट हैविंग एनी डायरेक्ट ओनरशिप इंटरेस्ट विद द फर्म, उन्हें हम बोलते हैं थर्ड पार्टी। अगर एबीसी पार्टनर है तो ये जरूरी थोड़ी कि उनकी वाइफ भी फर्म के अंदर पार्टनर है, ऐसा नहीं है। तो वाइफ ने अगर कोई लोन दे दिया तो वो थर्ड पार्टी कहलाएगा। तो फर्स्ट पार्टी फर्म है, सेकंड पार्टी पार्टनर है, थर्ड पार्टी कौन कहलाएंगे? अदर देन फर्म एंड पार्टनर्स थर्ड पार्टी कहलाएंगे। डाउट है कुछ? चलो आगे देखते हैं। सेटलमेंट ऑफ लॉसेस। अगर फर्म के लॉसेस हैं डिसोल्यूशन के टाइम पे, मतलब सब कुछ कर लिया और लॉसेस हो गए, तो सबसे पहले कहां से दिए जाएंगे? वो आउट ऑफ प्रॉफिट्स, जो फर्म के पास प्रॉफिट है अगर है तो उन लॉसेस को वहां से मीट करेंगे। वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिटेन अर्निंग्स या रिजर्व रिजर्व कुछ भी हो सकते हैं। जनरली अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस होते हैं वो, उसमें से दिए जाएंगे। दूसरा, अगर फिर भी प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, तो जो पार्टनर्स की कैपिटल है ना, जिसको उन्होंने फर्म से वापस लेना है, उसको भी यूटिलाइज करेंगे, दूसरी कैटेगरी। और तीसरा, फिर भी अगर डेफिशिएंसी आ जाए तो पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी विल बी यूटिलाइज्ड। अब पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी कैसे यूटिलाइज होगी उस पर हम थोड़ा ज्यादा डिस्कशन करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो फर्म को 50 लाख का लॉस हो गया, 10 लाख का प्रॉफिट था, यूज हो गया, कितना बचा? 40 लाख का लॉस। ठीक है, आउट ऑफ 40 लाख, 30 लाख रुपीज की कैपिटल थी। बेटा प्लीज ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ, एक मिनट का स्किप करोगे गड़बड़ हो जाएगी। 50 लाख का लॉस था, 10 लाख का प्रॉफिट था, यूज हो गया, बचा कितना? 40 लाख रुपीज। 40 लाख में पार्टनर की कैपिटल कितनी है? 10 30 लाख है, वो भी चली गई, कितना बचा? 10 लाख। ये जो 10 लाख है, अब पार्टनर को कुछ मिलना नहीं, अब प्रॉफिट था चला गया, लॉस था मतलब कैपिटल थी वो भी चली गई। बट डिसोल्यूशन में यही तो करोगे ना, बिजनेस बंद करके पार्टनर की जितनी जितनी कैपिटल का बैलेंस है सब वापस करोगे, वो भी वापस नहीं मिलेगा। अब बच गया 10 लाख। वो 10 लाख के लिए क्या करना पड़ेगा? पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी यूटिलाइज करनी, हर पार्टनर को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से 10-10 लाख रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, कौन सी रेशो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में नहीं, कैपिटल की रेशो में। उस पर डिस्कशन थोड़ी देर में और डिटेल में करेंगे। ये मैं इसलिए बढ़ा रहा हूँ, सीयूटी पे बिल्कुल टनाटन क्वेश्चन बनते हैं, एक या दो क्वेश्चन आराम से निकल कर आता है इसमें, और बच्चे पढ़ के नहीं जाते हैं इसको। बोर्ड एग्जाम में उतनी इंटेंस, बोर्ड एग्जाम में ये चैप्टर ऐसा है जिसमें 3 नंबर का क्वेश्चन पास्ट में पूरा थ्योरी का बनकर आया है। डिसोल्यूशन बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट वो आया था। कोई 3 सिचुएशन बताइए, 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया। तो सिर्फ थ्योरी का क्वेश्चन, डिस्क्राइब या ब्रीफली एक्सप्लेन 3 ऑप्शंस अवेलेबल अंडर डिसोल्यूशन बाय कोर्ट।
ऐसा आ गया था। तो देखिए हमने बोला यहाँ पर कि पहले प्रॉफिट से करेंगे, फिर पार्टनर की कैपिटल से करेंगे, और अगर कुछ बच जाए तो पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करके उस डेट को पे ऑफ कर देंगे। नेक्स्ट बोलते हैं, अब अगर समझिए आपने एसेट्स को बेचा और आपके पास पैसा आया, एसेट्स को बेचा और पैसा आ गया, उस पैसे से क्या करेंगे? पहले थर्ड पार्टी को देंगे, या पार्टनर का लोन देंगे, या पार्टनर की कैपिटल देंगे, क्या करेंगे? वो सीक्वेंस बताई गई है। अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स including some contributed by partners to make up deficiency of capital shall be applied in the following manner and order. Section 48 subsection B Partnership Act 1932 कहता है, इन पेइंग डेट्स फ्रॉम द थर्ड पार्टी, यानी कि सबसे पहले आप मिसेस ए का लोन, मिसेस बी का लोन, मिसेस सी का लोन अगर कुछ है तो, या फिर कोई क्रेडिटर है, कोई बिल्स पेबल है तो, या कोई बैंक ओवरड्राफ्ट है वो, या कोई लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है वो, लोन फ्रॉम बैंक है, कुछ भी, पहले उसको पे ऑफ करेंगे। उसके बाद अगर पैसा बच जाए तो क्या करेंगे? अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो उसको वापस कर देंगे। फिर भी अगर पैसा बच जाए तो क्या करेंगे? जो उनकी पार्टनर्स की कैपिटल थी वो वापस करेंगे। उसके बाद भी पैसा बच जाए तो उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे। दिस इज द सीक्वेंस, इसी सीक्वेंस पे काम चलता है। ठीक है जी, क्लियर है? अच्छा, एक चीज जरा देखिएगा, एक बात बार बार दिमाग में आती है कि पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी भाई कैसे यूटिलाइज हो सकती है। उसको मैं एक एग्जांपल की मदद से समझा रहा हूं। पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी का मतलब ये नहीं है कि आप पार्टनर और उसकी सारी प्रॉपर्टी, उसकी बीवी की प्रॉपर्टी, उसके बच्चे की, ऐसा नहीं है। अभी क्लैरिफिकेशन लॉ के अंदर आएगा। पार्टनर की प्रॉपर्टी का मतलब है सिर्फ और सिर्फ पार्टनर के नाम पे जो प्रॉपर्टी है उसको हम यूज करेंगे। देखिए कई बिजनेसमैन बड़े चालाक होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने नाम पे छोटी सी प्रॉपर्टी रखते हैं, बाकी सारी की सारी प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम, अपने बच्चे, अपना बेटी, इन सब के नाम पे ट्रांसफर कर देते हैं। अगर वो बंदा इंसॉल्वेंट हुआ तो क्या होगा? जिसका वो लेजिटिमेट, जिसका वो लॉफुली क्या ओनर है, वही तो इंसॉल्व, उसी के ऑक्शन करेंगे, उसी को तो ऑक्शन करेंगे। भाई अगर मान लो पापा इंसॉल्वेंट हो गए तो पापा की इंसॉल्वेंसी का असर वाइफ पर, बेटा बेटी, चाहे माइनर है चाहे मेजर है, किसी पे नहीं पड़ता। इंसॉल्वेंट मतलब इंडिविजुअल इंसॉल्वेंट हो, ये थोड़ी पूरी फैमिली इंसॉल्वेंट हो रही है, ये जॉइंट हिंदू फैमिली थोड़ी है। गॉट इट? ये पार्टनरशिप है या सोल प्रोप्राइटरशिप है। एक व्यक्ति अगर इंसॉल्वेंट होगा, उसके पोजीशन में, उसके ओनरशिप में जो भी प्रॉपर्टी है वो नीलाम होगी और रिकवरी होगी। उसकी वाइफ के नाम पे अरबों करोड़ों रुपया है, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं करेगा कोर्ट उसका। उसके बच्चों के नाम पे पूरी प्रॉपर्टी, कुछ नहीं हो सकता उसका। जो व्यक्ति पार्टनर है उसी की पर्सनल प्रॉपर्टी लॉफुली, जिसका वो ओनर है, उसको ऑक्शन करके, हाँ तो करते हैं ना लोग कुछ भी। लेकिन सुनो, इंसॉल्वेंसी एक्ट, इंसॉल्वी इंसॉल्वेंसी एक्ट जो है, पढ़ना उसे जाके, आपको पता चलेगा कुछ भी करने की डेफिनेशन बहुत अलग है। और वो एक्ट बदल गया है, पहले लोग मिसयूज करते थे, अब वो बदल चुका है। और सुनिए, हम बोल रहे हैं पार्टनर की नॉर्मल कंडीशन। एक व्यक्ति नॉर्मल है, उसके पास 50 लाख की प्रॉपर्टी थी, फर्म का 60 लाख का कर्जा आ गया, वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा। अब जरा देखिए ध्यान से, ए बी है, सी है, ठीक है, ध्यान से समझना। ए की पर्सनल एसेट्स 20 लाख है, बी की पर्सनल एसेट्स 30 लाख है, और सी की पर्सनल एसेट्स है मान लो 15 लाख है। ये इनकी पर्सनल एसेट्स है। इसकी पर्सनल लायबिलिटी सपोज 10 लाख है, इसकी पर्सनल लायबिलिटी मान लो 20 लाख है, इसकी पर्सनल लायबिलिटी मान लो 10 लाख है। ठीक है जी, अब आप मुझे बताइए, फर्म की डेफिशिएंसी अराइज हो गई है, तो फर्म की डेफिशिएंसी के लिए हम इस पैसे को यूटिलाइज करेंगे? नहीं करेंगे। पहले पहले इसकी पर्सनल एसेट्स में से इसकी पर्सनल लायबिलिटी माइनस करी जाएगी। ये तो इसके पास कितना पैसा बचा? 10 लाख। इसके पास कितना पैसा बचा? 10 लाख। इसके पास कितना पैसा बचा? 5 लाख। ठीक है, मान लिया जाए फर्म फर्म की डेफिशिएंसी जो है, फर्म की डेफिशिएंसी मान लो 8 लाख इसके हिस्से में आई, 7 लाख इसके हिस्से में आई, और 6 लाख इसके हिस्से में आई। अब क्या होगा बताइए? मान लिया जाए फर्म का पैसा प्रॉफिट को यूज करके, कैपिटल को इस्तेमाल करने के बाद भी कितना पैसा बचता है देना? 8 7 15 21 लाख देना बनता है, और हमने रेशियो में बता दिया। तो देखिए, ये व्यक्ति 8 लाख देगा, फिर भी 2 लाख बचेगा इसका, ये 7 देगा, फिर भी 3 लाख बचेगा, इसका क्या हो जाएगा?
ये व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो जाएगा। और बेटा समझो, उस हैंगओवर से बाहर आ जाओ कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बच जाए। मैंने पिछली क्लास में बताया था, शरीर मर चुका है, अंतिम संस्कार होना है सिर्फ। नो रिवैल्यूएशन अकाउंट, नो फर्दर बैलेंस शीट, एवरीथिंग इज टू बी डन टू क्लोज द बिजनेस। तो जब बिजनेस क्लोज होगा, काहेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट भाई? तो सुनो अब, सुनो अब, ऐसी कंडीशन में ये जो पार्टनर सी है, ही विल बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। और इंसॉल्वेंसी के केस में डिसोल्यूशन कैसे करता है वो आपका सिलेबस में नहीं है। वो टर्राओ मत मेंढक की तरह। बैड डेट बेटा, डिसोल्यूशन में बैड डेट जैसी चीज नहीं बनेगी कुछ। डेटर है, नहीं दिया, रिकवर होगा होगा। अगर बैड डेट होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस राइट ऑफ कैसे करूंगा मैं? नहीं कर सकते वो। सीयूटी में एक छोटा सा रेफरेंस आएगा, वो रेफरेंस मैं अभी पढ़ा दूंगा। सीयूटी में एक रेफरेंस के रूप में आता है कि अगर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो क्या प्रोसेस पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से फॉलो होगा। वो मैं एक छोटा सा रेफरेंस अभी आपको दे दूंगा, वो मैंने नोट्स में लिख के रखा हुआ है। ठीक है, तो पर्सनल प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ कि पार्टनर की पर्सनल एसेट्स माइनस पार्टनर की पर्सनल लायबिलिटी, नेट एसेट्स जो बचेगी उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं होगा कि पार्टनर बोलेंगे भाई तेरी लायबिलिटी किनारे, पहले फर्म की लायबिलिटी पर, ऐसा नहीं होगा। तो दिस इज द मिसअंडरस्टैंडिंग, दिस इज द मिसकंसेप्शन अमंग स्टूडेंट्स कि नहीं नहीं नहीं, पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी यूटिलाइज हो जाएगी। भाई नहीं होगी। पहली प्रायोरिटी पार्टनर को अपने लोन को देना है, अपनी लायबिलिटी को देना है, फिर फर्म की। इसी तरह से फर्म क्या करेगी, पहले अपनी लायबिलिटी चुकाएगी और जो बच जाएगा पैसा वो पार्टनर्स को देंगे। अब पार्टनर जो मर्जी कर ले उसका। तो लेट अस अंडरस्टैंड इट मोर क्लैरिटी वे। आइए देखते हैं जरा दोबारा से, नोट्स देखिए। नीचे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। द अमाउंट रियलाइज फ्रॉम एसेट्स अलॉन्ग विद कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर्स इफ रिक्वायर्ड शैल बी यूटिलाइज फर्स्ट टू पे ऑफ आउटसाइड लायबिलिटी, क्रेडिटर, लोन्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल एटसेट्रा। इट मे बी नॉट। अच्छा एक बात और ध्यान रखना कि अगर पार्टनर लायबिलिटी पे कर रहे हैं तो पहली प्रेफरेंस वो सिक्योर्ड लोन को देंगे, बाद में अनसिक्योर्ड लोन को पे ऑफ करेंगे। क्या होते हैं सिक्योर्ड लोन? आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया और बदले में अपनी एक कार मॉर्गेज करवा दी, तो वो लोन सिक्योर हो गया। ठीक है, तो आपकी फर्म सिक्योर्ड लोन भी लेती है और अनसिक्योर्ड लोन भी लेती है। अब एक बात बताइए मुझे, क्रेडिट कार्ड से जो आप खर्चा करते हैं क्या वो सिक्योर्ड लोन होता है बैंक के लिए? नहीं होता। लेकिन मैं होम लोन जो लेता हूं वो सिक्योर्ड लोन है बैंक के लिए, अनसिक्योर्ड है? बताइए क्यों सिक्योर्ड है? मैं लोन नहीं चुकाऊंगा, मेरा घर कुड़क कर लेंगे वो लोग। लेकिन अगर मैं क्रेडिट कार्ड की पेमेंट नहीं करूंगा तो क्या करेंगे? कोई कोई कोलेटर रखा था बैंक ने? नहीं रखा था ना। बैंक क्या करता है, इंडिविजुअल को 3-4 लाख 5 लाख के क्रेडिट कार्ड वाले दे देता है, ऑफर कर देता है, सामने वाला क्रेडिट कार्ड से खरीदारी कर लेता है। अब अगर कोई पेमेंट नहीं करता तो बैंक कैसे रिकवरी करेगा? वो रिकवरी एजेंट भेजेगा, लीगल नोटिस भेजेगा, दैट विल हैपन। लेकिन अगर होम लोन के केस में बंदा डिफॉल्टर बनता है तो क्या करेंगे वो? नोटिस देंगे 2-3 बार का और उसके बाद क्या करेंगे वो? उसके घर को नीलाम कर देंगे, ऑक्शन करके अपनी वसूली करेंगे। इट हैपन्स। तो लोन होम लोन वाला सिक्योर्ड लोन होता है और जो क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन होते हैं अनसिक्योर्ड होते हैं। तो पहली प्रायोरिटी फर्म क्या करेगी? सिक्योर्ड लोन की पेमेंट करेगी। थर्ड पार्टी में भी पहली प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? सिक्योर्ड लोन को पे करने की, बाद में अनसिक्योर्ड लोन को। तो क्वेश्चन बन जाए तो यू कैन आंसर दैट। फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। And the balance shall be applied to repay of loan made by partners to the firm. In case balance amount is not adequate enough to pay off such loans and advances, they are to be paid proportionately. The amount left thereafter is utilized to settlement of capital accounts of balances, and surplus अगर फिर भी कोई बचेगा तो उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम बांट देंगे। ये था, अगर आपके पास एसेट्स है तो पहले आप पे करिए थर्ड पार्टी लायबिलिटीज, उसमें भी पहले सिक्योर्ड लोन को पे करिए, फिर अनसिक्योर्ड को पे करिए, फिर बच जाए तो पार्टनर्स की कैपिटल वापस करिए, फिर भी बच जाए तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसे बांट दीजिए। और पैसे का मैंने बताया था ना, कैश अकाउंट बनता है, कितना आया कितना गया, हिसाब क्लोज। क्या चीज? खत्म, सब खत्म। बताऊंगा ना, बुक्स क्लोज करते हैं उसको बताएंगे, कोई प्रोविजन ओविजन कुछ नहीं आता, सब बेकार हो जाता है वो। बेटा कोई व्यक्ति मर चुका है, ठीक है, और तुम उसे रोलेक्स की घड़ी पहना रहे हो, कुछ मायने रखता है उसके लिए? बताइए मुझे, अरमानी की बेल्ट पहना रहे हो उसे, फर्क पड़ेगा कुछ क्या? मर गया वो तो बिजनेस डिसॉल्व हो चुका है, फर्म क्लोज हो रही है, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो रहे हैं, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है कि कोई प्रोविजन था या नहीं था? आगे चलते हैं। एक एग्जांपल आपके सामने आ रहा है, देखिए जरा। एक एग्जांपल है,
और ये एग्जाम्पल बोर्ड में आए हुए एग्जाम्पल्स है, 3-3 नंबर के 1 मार्कर में भी आते हैं। एबीसी पार्टनर्स थे, दे वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, दे डिसॉल्व देयर फर्म। डिसोल्यूशन के टाइम पे कैपिटल ए की 50, बी की 40 है, सी की 30,000 थी, क्रेडिटर 25,000 के थे, बी की वाइफ का लोन 35,000 का, ए का लोन 30,000 था, एसेट्स 10,000, एसेट्स को बेच के 2,10,000 निकला। बताइए ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या है? आंसर मत देखना, पहले किसको पे करेंगे? पहले क्रेडिटर और वाइफ का लोन पे करेंगे। कितना चला गया? 60,000 चला गया। कितना बचा? 150। आगे बढ़ो। एज लोन कितना है? 30,000। कितना बचा? 120। अब बताइए क्या होगा? ए और बी और सी को पेमेंट कर देंगे, पैसा खत्म हो गया। अगर इसके बाद भी पैसा बचता, नहीं, कैपिटल की रेशियो नहीं बेटा, 1,20,000 बचा ना, और इनका पैसा कैपिटल का कितना, वो भी 120 है, तो ए को 50 मिलेगा, बी को 40 मिलेगा, सी को 30 मिलेगा, हिसाब बराबर। लेकिन अगर आपके पास 2,20,000 होता तो बचे हुए 10,000 का क्या करते? कौन सी रेशियो में बांटते? नहीं बेटा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। पढ़ा रहा हूं मैं आपको। पहली प्रायोरिटी थर्ड पार्टी पे करिए, दूसरी प्रायोरिटी पार्टनर को पे करिए, तीसरी प्रायोरिटी पार्टनर्स का कैपिटल चुकाइए, फिर जो बच जाए उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दीजिए। तो अगर आप दोबारा बोलो। हाँ, अगर डेफिशिएंसी तो कैपिटल की रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डेफिशिएंसी नहीं जाएगी। आगे चलते हैं। ए भी पार्टनर थे और 3:2 की रेशियो में चल रहे थे। मिसेस ए हैज गिवन अ लोन ऑफ 20,000 टू द फर्म एंड फर्म आल्सो ऑब्टेन अ लोन फ्रॉम 10,000 टू बी। मतलब मिसेस बी ने भी लोन दिया और बी ने भी लोन दिया, दोनों से लोन ले लिया, मियां बीवी दोनों से लोन ले लिया, और फर्म डिसॉल्व हो गई। उनकी एसेट्स को बेच के सिर्फ 25,000 आया। बताइए पहले पेमेंट किसको जाएगी और कितनी जाएगी? पहले मिसेस ए को जाएगा कितना बेटा? 25,000 क्यों जाएगा? 20,000 20 तो दोगे उसे, बचा हुआ 5,000 किसको दे देंगे फिर? बी को दे देंगे। बी को देंगे ना बचा हुआ 5,000। 25,000 में से कितना देंगे? 15,000 तो किसके, सॉरी 20,000 विल बी गिवन टू मिसेस बी, जो बचेगा 5,000 वो, और बाकी का जो पैसा है वो पार्टनर्स फिर कंट्रीब्यूट करेंगे भाई। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा क्वेश्चन में, तो सीधा सीधा पहली प्रायोरिटी किसको पेमेंट करने की है? मिसेस बी को। बाद में बारी आएगी किसकी? मिस्टर बी की। ठीक है, और आगे चलते हैं। एक और जो भी है वो पहले वाइफ का लोन जाएगा ना। कंपार्टमेंट 2010 में आया था, तब शायद तुम नर्सरी में होंगे ना, 2010 में। चलो कोई कोई बात नहीं, कोई आगे बढ़ते हैं। बचपन हर गम से बेगाना होता है। आगे देखते हैं। एबीसी पार्टनर थे, उन्होंने डिसाइड करा कि फर्म को डिसॉल्व करना है। सी कहता है कि उसका लोन 50,000 रुपए का पहले पे किया जाना चाहिए बिफोर द क्रेडिटर्स ऑफ 30,000। बताइए कौन सही कौन गलत? पहले सी कहता है कि सी सेज कि मैंने फर्म को लोन दिया 50,000 का, कहता भाई पहले मेरा लोन वापस करो, क्रेडिटर को बाद में देना। क्या? तो जाओ ना फिर, पहले थर्ड पार्टी की पेमेंट होगी, बाद में देखेंगे सीबी को जो भी है। सो आंसर सेज दैट XYZ पार्टनर्स थे, इक्वली बांट रहे थे, फर्म डिसॉल्व हो गई। जेड कहते हैं कि उसका लोन शुड बी पेड बिफोर द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स। कौन ठीक है? जेड की सुनी जाएगी? बोलो। यस सर। कैपिटल की पेमेंट पहले करनी है या पार्टनर के लोन की पेमेंट पहले करनी है? पार्टनर के लोन। फिर दोबारा से सीक्वेंस देखिए, पहले थर्ड पार्टी, फिर पार्टनर का लोन, फिर कैपिटल, और बच जाए तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटो। ठीक है, तो पूछ सकता है कि विच सेक्शन विल अप्लाई, सेक्शन 48 सब सेक्शन बी अप्लाई, वो सीक्वेंस होती है। गॉट इट? चलो आगे चलते हैं। अच्छा, अभी तो हमने बोला कि पार्टनर की प्रॉपर्टी, अब जरा देखते हैं फर्म का डेट। सेक्शन 49 है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये भी, ध्यान से सुनना। जब पार्टनर का पर्सनल डेट भी अवेलेबल है जैसे ये रहा, और फर्म का डेट भी अवेलेबल है, तो थिंक फ्रॉम फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू। फर्म पहले अपना डेट चुकाएगी या पार्टनर का हिसाब किताब चुकाएगी? पहले अपना चुकाएगी, बस वही कह रहा है ये। सेक्शन 49 बिल्कुल उसी पे बेस्ड है। ये कहता है कि प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, मतलब एसेट्स को बेचने के बाद, applied first in the payments of debts of the firm and then surplus if any shall be divided among partners as per their claims. ठीक है, which can be utilized
फॉर पेमेंट ऑफ देयर प्राइवेट लायबिलिटीज। इसको जरा समझना, आपके पास 50 लाख रुपया था, ठीक है जी, आपने थर्ड पार्टी लायबिलिटी 10 लाख की चुका दी, ठीक है, आपने 10 लाख का पार्टनर लोन चुका दिया, 20 लाख चला गया, कितना बचा 30 लाख। 30 लाख में से भी अपने पार्टनर्स की कैपिटल 10 लाख की और चुका दिया, अब कितना बचा आपके पास 10 लाख बचा। ये 10 लाख पार्टनर्स में कौन सी रेशियो में बटेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब उस 10 लाख जो पार्टनर्स को बढ़ गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, इट इज ए चॉइस ऑफ पार्टनर, अपनी लायबिलिटी चुकाए, अपने बच्चों की शादी करे, अपने बच्चों की पढ़ाई करे, हमें क्या मतलब उससे। तो लॉ में लेकिन ऐसा लगता है ना कि एसेंशियली पार्टनर लायबिलिटी चुकाएगा। अरे लायबिलिटी ना हो तो क्या करेगा, वो रख लेगा, उस पैसे को एंजॉय करेगा, बिजनेस बंद हो गया, यू आर फॉर्चुनेट कि आपको पैसा आपका वापस मिल गया, ठीक है। तो ध्यान रखना, पहले वो फर्म अपना डेट पूरा करेगी, उसके बाद पार्टनर का लोन पूरा कर लिया, उसके बाद कैपिटल वापस कर दी, जो भी बच गया वो पार्टनर्स को बांट देंगे, पार्टनर उससे अपना लोन चुकाए या अपनी किसी और जरूरत को पूरा करे, दैट इज देयर गुड विश, इसमें फर्म का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। बी, प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्टनर्स, ध्यान से समझना, पार्टनर की प्राइवेट प्रॉपर्टी किस काम आएगी, पहले उसके अपने डेट चुकाए जाएंगे, फिर अगर सरप्लस कुछ उसके बाद बचता है तो उससे वो कंट्रीब्यूट करेगा फर्म को और फर्म की लायबिलिटी चुकाई जाएगी। उस प्रोसेस में अगर किसी पार्टनर का बैलेंस नेगेटिव चला गया, वो क्या कहलाएगा, इंसॉल्वेंट कहलाएगा। तो ये केस बन जाता है क्या, डिसोल्यूशन में इंसॉल्वेंसी का। अभी पहले इस पॉइंट को पूरा पढ़ लेते हैं, क्या लिख रहा है, and the surplus if any may be utilized for the payment of firm's debt. In case of firm's liability exceed firm's assets, it may be noted that private property of partner does not include personal property of his wife and children. उसकी अपनी प्रॉपर्टी, बच्चों की प्रॉपर्टी नहीं, बच्चों की और वाइफ की प्रॉपर्टी नहीं है। Thus, assets of the firms are not adequate enough to pay off firm's liabilities. Partners had to contribute out of their net private assets. Net private assets किसको बोला हमने, पर्सनल एसेट्स माइनस पर्सनल लायबिलिटी, उसमें से यूटिलाइज करना है। लेकिन अगर उसकी प्राइवेट एसेट्स अगर सफिशिएंट नहीं है तो पार्टनर क्या हो जाएगा, इंसॉल्वेंट हो जाएगा। और अगर पार्टनर इंसॉल्वेंट होगा तो देखिए उसके पैसे को कौन भरेगा भाई, इसके लिए हम खुद नहीं बोल सकते, इसके लिए कानून बना हुआ है। आइए समझते हैं। और जो ये कानून की मैं बात करूंगा ना, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन सीयूटी के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए जरा, बहुत पहले, काफी पहले, जब इंडिपेंडेंस नहीं हुई थी, हमारे देश में ब्रिटिश लॉ चलते थे, अंग्रेजों के कानून चलते थे, ठीक है, ब्रिटिश रूल रेगुलेशन, ब्रिटिश पिनल एक्ट वगैरह सब चलता था, और ब्रिटिश लॉ के बेस पे हमारा इंडियन पिनल कोड बनाया गया, और बाकी सारे के सारे लॉ अंग्रेजों ने बना के दिए हमारे यहाँ पर। हमारे यहाँ पर भृगु संहिता, मनुस्मृति, वो सब चला करता था पहले, ये राजा का आदेश चलता था, लेकिन स्ट्रक्चर्ड लॉ जो थे अंग्रेज लोग लेके आए थे, जिसे हम आज पढ़ते हैं और आज भी उसको अपने कंधों में ढोके चलते हैं। रिडंडेंट हो चुके हैं, बेकार हो चुके हैं। ब्रिटिश ने अपने अपने जुडिशरी को इंप्रोवाइज कर दिया, हम लोगों ने नहीं करा जुडिशरी इंप्रोवाइज। चलो देखते हैं आगे। यहां एक वर्डिक्ट आया ब्रिटिश लॉ का, गार्नर वर्सेस मुरे का रूल था ये। अगर आपने देखा होगा, कोई जज जब फैसला सुनाता है तो अपने जजमेंट शीट में बहुत सारे पास्ट के केसेस के रेफरेंस डालता है कि उस केस में ऐसा हुआ, उस केस में ऐसा हुआ। जिनके पेरेंट्स लॉयर होंगे उनको मालूम होगा कि जब वो कोई वर्डिक्ट जज देता है उसमें बाकायदा रेफरेंस आते हैं कि 2016 में ये कानून था, 2015 में था, 2000, उसके बेस पे फैसला सुनाता है। ठीक है जी, चलिए देखें जरा यहां क्या कहता है। In the context of settlement of accounts among the partners, there is still another important aspect to be noticed. वो हम aspect बोल रहे हैं, if a partner is unable to contribute towards the deficiency of the firm, इसका मतलब क्या हो गया, वो हो गया इंसॉल्वेंट। फर्म का पैसा देना था 15 लाख, उसकी एसेट्स और लायबिलिटी के बाद बचता है 10 लाख, तो पार्टनर के ऊपर तो 5 लाख का कर्जा वैसे ही हो गया और वो हो गया इंसॉल्वेंट। ठीक है, अब इंसॉल्वेंट तो हो गया, ए और बी इंसॉल्वेंट तो नहीं है, सी इंसॉल्वेंट हो गया, तो जो सी का 5 लाख है वो कौन भरेगा भाई, ए और बी भरेंगे। ये कानून यहां कहता है। पहले ऐसा नहीं, पहले ए भी कहेंगे भाई हम क्यों भरे, हमारी क्या गलती, हम तो सॉल्वेंट है। गॉट इट। आइए देखते हैं। When a partner is unable to contribute towards the deficiency of his capital, या account finally showing as debit balance, मतलब हमें बाकी पार्टनर को देना होता है, उससे लेना बनता है, और डेफिशिएंसी भी फॉर्म क्या आ गई, तो क्या करेंगे देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, अच्छा, he or she is said to be insolvent, sum not recoverable is treated as a capital loss for the firm.
पार्टनर 5 लाख नहीं दे पा रहा ना, उसे फर्म के लिए कैपिटल लॉस है। आइडियली देखा जाए ये कैपिटल लॉस कौन भरेगा? फर्म ही तो भरेगी। लेकिन डिसोल्यूशन के स्टेज पर हमें हर बंदा चाहता है कि मैं सस्ते में छूट जाऊं, तो बाकी पार्टनर भी कहते भाई हम क्यों भरेंगे। तो जब एक कोर्ट ऑफ लॉ में मामला गया तो ये फेमस जजमेंट बोला गया गार्नर वर्सेस मुरे का। वो क्या कहता है देखिए जरा। In accordance with the principle laid down in Garner versus Murray case, which states that solvent partners have to bear such loss in the ratio of capital at the date of dissolution. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लॉस नहीं झेलेंगे वो। कौन सी रेशियो में लॉस झेलेंगे वो? कैपिटल की रेशियो में लॉस झेलेंगे। ये था गार्नर वर्सेस मुरे का रूल। तो अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो उसकी तरफ जो पैसा बचता है उसे कैपिटल लॉस बोलते हैं, और उस कैपिटल लॉस को कौन झेलेगा? सॉल्वेंट पार्टनर्स वो झेलेंगे। कौन सी रेशियो में? उस कैपिटल की रेशियो में जो डिसोल्यूशन के टाइम तक थी, सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद थी, उस रेशियो में। ये गार्नर वर्सेस मुरे का रूल होता है। इस पर अगर क्वेश्चन सीयूटी में बन जाए तो शायद बन जाए, लेकिन सीबीएसई के सिलेबस में ये नहीं है, और सीयूटी का पेपर है वो एनसीईआरटी बेस्ड बनना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और मैंने बड़ा बड़ा लिख रखा है नॉट इन द सीबीएसई सिलेबस। ठीक है, नोट्स में लिखा हुआ है। अभी जब तुम आते हो तो तुम्हारे फोन चार्ज क्यों नहीं होते हैं? दिन भर स्नैपचैट इंस्टाग्राम लगे रहते हो, और जब जरूरत होती है तो फोन फुस तुम्हारा। डिफरेंस बिटवीन फर्म्स डेट एंड प्राइवेट डेट, उसको देख लेते हैं। एक डिफरेंस का इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। बेटा पांडे दिखा दो ना उसको भी, देख ले भाई थोड़ा सा नजर डाल के। फर्म का डेट का मतलब क्या है? डेट ओड बाय फर्म टू आउटसाइडर्स, बैंक लोन, क्रेडिटर, बीपी। और प्राइवेट डेट का मतलब होता है एनी अमाउंट ऑफ मनी ओड बाय पार्टनर्स टू हिज पर्सनल सप्लायर्स, या कोई भी और उस लेवल पे। लायबिलिटी, all the partners they are jointly severely liable for firm's debt, लेकिन कंसर्न पार्टनर पर्सनली लायबल फॉर हिज और हर डेट्स। पार्टनर का डेट फर्म थोड़ी भरेगी, पार्टनर अपने डेट के लिए क्या है, खुद लायबल है। एप्लीकेशन ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी, फर्म की प्रॉपर्टी पहले फर्म के डेट को सेटल करने में लगेगी, फिर जो बचेगा कैपिटल में लगेगी, फिर जो बचेगा पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे, पार्टनर चाहे जो करें उसका। और पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी और पर्सनल लायबिलिटी का एक्सेस, उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं कहां पर? फर्म के डेट को चुकाने के लिए। तो एप्लीकेशन ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी, ठीक है, जरा समझना। फर्म की प्रॉपर्टी पहले फर्म के डेट चुकाए जाएंगे, और अगर फर्म के पास अपने डेट को पे करने के बाद भी कुछ बच गया, एक बात समझना, फर्म के दो डेट हुए ना, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल डेट कौन है? जिसे थर्ड पार्टी बोलते हैं। इंटरनल कौन है? कैपिटल का पैसा। ये पे करने के बाद भी अगर कुछ बच जाए तो उससे पार्टनर को दे दिया जाएगा, और पार्टनर उससे अपने लोन चुकाएं या कुछ भी करें। वो एक पॉइंट है प्रॉपर्टी शेयरिंग। एप्लीकेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी पहले पार्टनर का डेट चुकाएगी, फिर बच गया कुछ तो फर्म के लिए यूटिलाइज करेंगे। प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनर्स अप्लाइड टू पे ऑफ फर्स्ट प्राइवेट डेट ऑफ पार्टनर्स, और उसके बाद जो बच जाएगा तब फर्म की तरफ लेके चलेंगे। तो थ्योरेटिकल पोर्शन हम लोगों ने यहां तक डिस्कस किया विद रेफरेंस टू सीयूटी एज वेल। चलिए अब आ जाइए, अब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे होंगे शुरू, वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए जरा, क्या आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं? आपके पास एक बैलेंस शीट गिवन है, कैन यू सी दिस? बोलिए, बोलो भाई, दिख रहा है? Yes, उस sir. बैलेंस शीट को हमने ABCD ग्रुप के आइटम में बांटा हुआ है, दिख रहा है सभी को? ये देखिए बेटा, समझना, आपके पास एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिसोल्यूशन के आएंगे, दो तरह से आएंगे। एक आएगा कौन सा वाला? जिसमें बैलेंस शीट गिवन होती है, और एक आएगा जिसमें बैलेंस शीट गिवन नहीं होती है। जिसमें बैलेंस शीट गिवन नहीं है वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन सीयूटी में यह कीजिए, क्या करेंगे उसके भी मैं कुछ क्वेश्चन आपको करा दूंगा, कि अगर उससे रिलेटेड कोई कंसेप्ट आया तो यू शुड बी एबल टू हैंडल, ठीक है। तो तुम बोलते थे ना कि सीयूटी की क्लास बाद में ले लो ले लो ले लो, कैसे ले लो? कर रहे हैं सब कुछ इसी में कवर, ठीक है। बाद में ना क्लास लेने का टाइम होता नहीं है। आपका बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ,
20 या 15 दिन के अंदर अंदर सीयूटी शुरू हो जाता है। कब लेगा कोई क्लास? अच्छा चलो ठीक है, हाँ ठीक है, हंसने की बात क्या है बेटा? जिसका फोकस होगा ना उसे हंसी नहीं आती है, उसको अंदर से फील होता है कि कुछ करना है। बट हाउ मच यू आर डिवोटिंग, हाउ मच एक्सेल यू आर डूइंग इन दैट, वो पता नहीं। एनीवे, लेट्स नॉट अ डिस्कशन, हम नहीं बात करते हैं, आज की बात करेंगे आपसे। चलिए सबसे पहले देखते हैं, अगर बैलेंस शीट गिवन है तो क्या करना है। और मैंने बताया आपको कि भाई बिजनेस आपका क्या हो चुका है, बंद हो चुका है, आपको अपनी बैलेंस शीट खाली करनी है, मतलब सारी की सारी एसेट्स हैं उनको उठाकर ऑक्शन करना है, पैसा ले लेना, और सारी की सारी लायबिलिटी की पेमेंट करनी है। लेकिन एक पंगा होता है, क्या सारी एसेट्स ऐसी हैं, सारी एसेट्स ऐसी हैं जिनसे हमें पैसा मिलेगा, और क्या सारी लायबिलिटीज ऐसी हैं जिनके बदले हमें पेमेंट करनी है? बताइए मुझे, क्या सारी लायबिलिटीज ऐसी होती हैं जिनके बदले में पेमेंट करनी होती है? फॉर एग्जाम्पल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लायबिलिटी साइड में शो होता है, क्या उसकी पेमेंट करनी है? बोलिए। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां शो होता है? एसेट साइड में, क्या उसको बेच के पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सारी की सारी लायबिलिटीज जो होती है उनके बदले में पैसा नहीं मिलता है, और ऐसे ही सारी की सारी लायबिलिटी साइड के आइटम्स जो होते हैं उनके बदले में पेमेंट नहीं करनी होती। तो आज समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी एसेट्स है जिसको बेच के पैसा मिलना है, कौन सी एसेट्स है, कौन सी लायबिलिटी है जिसके बदले में हमें पेमेंट नहीं करनी है। ठीक है, तो चलिए देखें जरा बोर्ड पे, मेरे साथ साथ बना लीजिएगा उस फॉर्मेट को। बोलिए। ये तो ऑफकोर्स सिलेबस में है, ठीक है, ये बहुत अच्छे से सिलेबस में है। हम लोग सीखेंगे ट्रांसफर ट्रांसफर खेलना। देखिए डिसोल्यूशन के क्वेश्चन में अगर बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन आया तो ट्रांसफर करना सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है। अगर क्वेश्चन 6 मार्क्स का है और आपने करेक्ट ट्रांसफर कर लिया तो आपको 2.5 या 3 तक नंबर मिल सकता है। 3 तो नहीं है, 2 या 2.5 नंबर आपको मिल जाएगा सिर्फ ट्रांसफर करने का। और अगर ट्रांसफर गलत कर दिया तो बाकी सब कुछ खराब हो जाएगा। तो इस टेबल जो बैलेंस शीट दे रखी है उसकी मदद से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे विदाउट एनी एरर यू कैन ट्रांसफर द आइटम्स। ठीक है, और आपके क्वेश्चन पेपर में आपकी किसी भी टेक्स्ट बुक का आप उठा लेंगे, उसके अंदर जो आइटम आने वाले हैं वो मैंने इस बैलेंस शीट के फॉर्मेट के अंदर रखे हैं। अगर बहुत इमरजेंसी हो मम्मी पापा तो कॉल करिए। क्या रीजन है? क्या? हाँ, तो हम क्लास बंद कर लेते ना, तुम पहले ये सेटल कर लो पहले। स्कूल में हम कितना फोकस होकर पढ़ाई कर रहे हैं वो समझ में आता है, जब स्कूल में भी नहीं पढ़ रहे और कोचिंग में भी नहीं पढ़ रहे तो फायदा क्या होगा फिर? ये हमारे पास है बैलेंस शीट। पहले आप देख लेना मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, फिर उसके बाद नोट करना उसको। एसेट्स है, रुपीज है, लाइबिलिटीज है। हमने बैलेंस शीट में ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप और डी ग्रुप के आइटम बनाए थे। मैं बताऊंगा कौन सा ग्रुप क्या आइटम होता है और उसकी रेलेवेंस क्या है। फिर हमने लेके चले एफ ग्रुप, जी ग्रुप, एच ग्रुप, सॉरी ई, एफ, जी और एच। जब आपका बिजनेस बंद होगा ना, लिटरली एक एक आइटम को उठा के आपको बैलेंस शीट से बाहर फेंकना होगा। बाहर फेंकने का मतलब है कि कुछ आइटम आप क्या करेंगे, ऑक्शन टेबल पे लेके जाएंगे और उनका ऑक्शन करेंगे। ऑक्शन टेबल का मतलब हुआ, यहाँ जो मैं ऑक्शन टेबल बोल रहा हूँ वो रियलाइजेशन अकाउंट है। रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर वो एसेट्स आएंगे जिनको आप बेच सकते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर वो लायबिलिटी आएंगी जिनकी पेमेंट जानी। लेकिन रियलाइजेशन के अंदर वो एसेट्स और लायबिलिटी भी जा सकती हैं जिनके बदले में पेमेंट आनी जानी नहीं है। तो कौन सी लायबिलिटी कौन सी एसेट्स वो हैं जो रियलाइजेशन में जाएं और जिनके बदले में पैसा नहीं आना है, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, अब आप समझिएगा, जब फुल फ्लैश क्वेश्चन आपके पास डिसोल्यूशन वाला आता है और बोलता है प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स, तो देखो कौन कौन से अकाउंट बनते हैं। एक बनता है रियलाइजेशन अकाउंट, इससे हमें प्रॉफिट और लॉस पता चलता है। तो इसका नेचर क्या होगा भाई? नॉमिनल। जिस अकाउंट से भी प्रॉफिट लॉस निकलेगा, चाहे वो प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन है, चाहे वो रिवैल्यूएशन है, चाहे प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट है या रियलाइजेशन,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन सा होता है बताइए। अच्छा चलो सुनो, बैलेंस शीट के अंदर जो भी आइटम जाएगा वो या तो पर्सनल होगा या रियल होगा, नॉमिनल होगा ही नहीं। तो पार्टनर्स कैपिटल पर्सनल और रियल में से क्या है? यू गॉट योर आंसर। बैलेंस शीट के अंदर जो भी दिखेगा या तो पर्सनल होगा या रियल होगा, नॉमिनल जा ही नहीं सकता बैलेंस शीट के अंदर। लेकिन कुछ बच्चे बोलते हैं सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो पर्सनल ही होता है। एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग किसके नाम पे? या तो फर्म के नाम पे, किसी बंदे के नाम पे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है ना, तो वो जाते हैं। ठीक है, और मैंने बताया था डेथ में प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट अगर बैलेंस शीट में दिख रहा है तो किस नेचर का है वो? पर्सनल नेचर का है। लेकिन जब साल के आखिर में उसे कैंसिल करके प्रॉफिट लॉस से निकालते हैं तो किस नेचर का बन जाता है वो? नॉमिनल नेचर का बन जाता है। चलिए देखें जरा, आपको अगला अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? रियलाइजेशन अकाउंट। ये रियलाइजेशन अकाउंट बनता है आपका। ये क्रेडिट साइड होती है, डेबिट साइड होती है। ध्यान समझना, नॉमिनल का रूल है, डेबिट साइड क्या होगी? नेगेटिव साइड, आपका नुकसान होगा तब इस तरफ, और क्रेडिट साइड इज पॉजिटिव साइड, अगर फायदा होगा तो इस तरफ। ये कौन सा अकाउंट बनता है आपका? रियलाइजेशन। पर्टिकुलर्स, रुपीस, पर्टिकुलर्स और रुपीस, ये हमने यहां पर इसको छोटा सा बनाया क्योंकि हमें सिर्फ ट्रांसफर ट्रांसफर खेलना है। इसके बाद बनाते हैं आप कौन सा अकाउंट? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, मान लिया जाए हमारे पास ए, बी और सी तीन पार्टनर्स थे, ए, बी और सी तीन पार्टनर्स थे, ऐसे करके। ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं बना रहे अभी, तो जब हम अकाउंटिंग करेंगे तब देखेंगे। और डेबिट और क्रेडिट बनेगा यहाँ पर, और सबसे लास्ट में क्या बनेगी? बैलेंस शीट, है ना। अबे काहे की बैलेंस शीट? डिसॉल्व हो रहा है बिजनेस, नहीं बनेगी बैलेंस शीट। डिसोल्यूशन में बैलेंस शीट नहीं बनती। डिसोल्यूशन में आप क्या बनाएंगे? फाइनल पेमेंट करनी है, या तो कैश अकाउंट बनेगा या बैंक अकाउंट बनेगा। ठीक है, तो विल राइट हियर कैश या बैंक्स अकाउंट। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या गिवन होगा। रुपीस, पर्टिकुलर, रुपीस, पर्टिकुलर। तो अगर आपसे बोला जाए कि नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाइए तो ये बनेंगे, एक रियलाइजेशन बनेगा, एक कैपिटल बनेगा और एक बैलेंस शीट। बैलेंस शीट नहीं बनेगी, कैश या बैंक अकाउंट बनेगा। समझाएंगे ना, अभी तो समझाया नहीं मैंने, अभी तो समझाना शुरू करूंगा। ठीक है, चलिए अपने नोट्स पे नजर डालिए। सबसे पहले देखिए कि ए ग्रुप में क्या आइटम लिखे हुए हैं। देखिए जरा ए ग्रुप में क्या आइटम लिख रखा है, देखें। कैन यू सी द बैलेंस शीट हियर? ऑनलाइन वाले बच्चे दिख रहा है? कुछ याद नहीं Yes, करना है, sir. लॉजिकल है, अभी समझाऊंगा ना। बंद कर दोगे सब याद हो जाएगा। तुम्हें मैंने कभी रटने की चीज बताई है आज तक? जरूरत ही नहीं है। ये तो एक स्ट्रक्चर्ड क्लासिफिकेशन है। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, एबीसीडी कुछ नहीं रखेंगे ध्यान। ठीक है, कुछ नहीं रटना, कुछ है ही नहीं। मैं तो आपको बता रहा हूं कि अगर कभी बाई चांस दिमाग से निकलती हैं चीजें तो आप उसको रिलेट कर पाए। आइए देखें, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर का करंट अकाउंट, जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी बीकॉम ऑनर्स में होती है, अभी नहीं होती है। लिख दिया मैंने क्योंकि नोट्स आपको बीकॉम ऑनर्स में भी काम आएंगे अगर आप करेंगे तो। ये अगर आप बीकॉम करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, आईपी यूनिवर्सिटी से, ये काम आएंगे क्योंकि उसी लेवल पे बनाया मैंने। वर्कमैन कंपोजिशन फंड याद है, याद आ रहा होगा, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये भी याद आ रहा होगा। ठीक है, ये वो आइटम है जिन्हें हमने ए ग्रुप में डाला। ये वो आइटम है जो बिना किसी परेशानी के हमें सीधा पार्टनर्स को देने हैं। एग्री करते हो नहीं करते? पार्टनर का बैलेंस पार्टनर के क्रेडिट अकाउंट में, रिजर्व भी पार्टनर्स के क्रेडिट में, और फ्री रिजर्व ये भी तो पार्टनर्स को जाते हैं। पढ़ा था एडमिशन, चेंज इन पैसा, रिटायरमेंट, डेथ में। ये जितने भी आइटम दिख रहे हैं आपको, ये कहाँ जाएंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे। इस पर कोई डाउट है किसी को? बोलिए, क्या हमें रीजन ढूंढने की जरूरत है? भाई ये पैसा एक्चुअल में पार्टनर्स का ही तो था। रिजर्व एक्चुअली किसका था? पार्टनर्स का। प्रॉफिट लॉस क्रेडिट क्या? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट किसका? पार्टनर्स का। तो किसको जाना चाहिए डिसोल्यूशन के टाइम पे? पार्टनर्स को तो जाना चाहिए। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? अच्छा, कुछ बच्चे बोलते हैं सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो भाई समझना, अगर बैलेंस शीट गिवन है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड गिवन है, और एसेट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं दे रखा, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड फ्री हो गया, पार्टनर्स को जाएगा, इसीलिए एक ग्रुप में डाला। वर्कमैन कंपनसेशन फंड और नो क्लेम फॉर कंपनसेशन, तो फ्री हो गया, किसको मिलेगा? पार्टनर्स को मिलेगा। तो
आइए देखें जरा, ये ए ग्रुप के आइटम का डेस्टिनेशन क्या है, ये है। बताइए, इसमें कुछ याद रखने की जरूरत है? याद रखने वाली बात है कुछ? बिल्कुल नहीं है। ये एक्चुअली पार्टनर्स का ही पैसा था, पार्टनर्स को वापस कर रहे हैं क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है। एवरीबॉडी इज ओके। चलो दूसरा पार्ट देखते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली होता पता है क्या है, जब पढ़ाते हैं इस चैप्टर को तो प्रैक्टिकल उठाते हैं, ये ऐसे ऐसे और शुरू हो जाता है। मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई और अभी थ्योरी का यूज दिखाऊंगा आपको कैसे हो रहा है। दूसरा आइटम देखते हैं जरा, बी ग्रुप के आइटम को देखें वो क्या है। बी ग्रुप में क्या लिखा हम लोगों ने, पार्टनर्स का लोन। बताइए लायबिलिटी वाला लोन है या एसेट्स वाला लोन है? लायबिलिटी वाला। ये हमें पे करना है या रिकवर करना है? पे करना है, ठीक है जी। चलो अब मुझे बताइए, ये है वो लोन पार्टनर का जो हमें पे करना है। तो पेमेंट कहां से होगी भाई? रियलाइजेशन से, कैपिटल से, कैश बैंक से? यू गॉट द रीजन। और ऐसा क्यों कर रहे हैं हम भाई? इसको ऑक्शन टेबल में क्यों नहीं डाल रहे? सेक्शन 48 बी, सेक्शन 48 बी क्या बोला था कि पहले थर्ड पार्टी, अच्छा थर्ड पार्टी को मुझे ऑक्शन टेबल पे डालना पड़ेगा क्योंकि पैसा आएगा तभी तो दूंगा। गॉट इट। फिर क्या बोला था? पार्टनर का लोन, पार्टनर्स का लोन ना, तो पार्टनर्स के लोन के लिए हमारी प्रैक्टिस ये होती है कि उसे क्या कर दीजिए, चुका दीजिए सीधा सीधा। उसको हम रियलाइजेशन में नहीं डालेंगे। रीजन समझिएगा क्या होता है। किसी आउटसाइडर्स के पास जब हम पैसा पे, जैसे क्रेटर है, हमने बोला क्रेटर हम तो बिजनेस बंद कर रहे हैं, हम तो डूब गए भाई, अब बता तेरा जितना हो सकता है दे देते हैं। 50,000 का क्रेटर था, हो सकता है 50,000 मांगे, हो सकता है 45 में सेटल लो, वो तो सेटलमेंट की बात है। लेकिन पार्टनर के लोन वाली कहानी क्या है? अगर हमने पार्टनर को लोन दिया तो पूरा रिकवर करेंगे, और पार्टनर से लोन दिया तो भाई पूरा देंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको कहाँ भेजते हैं? इसे सीधा सीधा कैश या बैंक की कैटेगरी में पेमेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा कई बार इस पे एडजस्टमेंट दे रखा होता है कि पार्टनर का लोन 10,000 का था, सेटल्ड एट 8,000। क्या करेंगे उसके लिए मैंने अलग से क्वेश्चन बना रखा, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। एवरीबॉडी इज ओके। अब आइए सी ग्रुप के आइटम, जरा नजर डालें सी ग्रुप के आइटम क्या है, और एक क्वेश्चन है उसका जवाब दीजिए। सी द सी ग्रुप आइटम क्या लिखा है सी ग्रुप में, देखिए जरा ध्यान से। मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व को हटा दीजिए, वैसे इस सिलेबस का पार्ट नहीं है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड अगर क्लेम अगेंस्ट है, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अगर इन्वेस्टमेंट है। चलिए भाई ये भी तो लायबिलिटी वाले आइटम है, लेकिन मुझे बताइए क्या इन लायबिलिटी वाले आइटम के लिए आपको कोई पेमेंट करनी है? करनी है? क्या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के बारे में पेमेंट करनी है आपको? क्या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के लिए पेमेंट करनी है आपको? क्या सपने सुहाने लड़कपन के यार, 5 बजे क्लास शुरू हुई फिर भी सो रहे हो तुम लोग, और ये रिकॉर्डिंग में जा रहा है। छोटे बच्चे क्या सोचते हैं कि हमारे सीनियर सो रहे हैं? बोलिए, बोलो क्या बोल रहे हो? हाँ, वो थोड़ा बहुत जाएगा ना, सेकंड लास्ट पेज देखना खोल के, दिखेगा उसमें क्या जाएगा। उसका ट्रीटमेंट में बाद में बताऊंगा। अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है तो क्या करेंगे, सीधा सीधा उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? उसको हम क्या करेंगे, पेमेंट तो करनी नहीं उसके बदले में, और कैपिटल में भी नहीं जाना उसने क्योंकि इन्वेस्टमेंट दिख रहा है। तो कौन सी जगह बचती है? रियलाइजेशन बचती है। वही तरीका बता रहा हूं, सुनो जरा समझना। डिसोल्यूशन में हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो पूरा बांट देते हैं, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट है तो एक पैसा नहीं बांटेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को कहां डालेंगे? रियलाइजेशन में डालेंगे, इस तरफ। और इन्वेस्टमेंट के बदले में जो, सॉरी इन्वेस्टमेंट को डालते हैं, हाँ फ्लक्चुएशन फंड कहाँ, इस तरफ डालते हैं, और इन्वेस्टमेंट जो होता है उसे इस तरफ डालते हैं। बाद में अगर इन्वेस्टमेंट बिक गया नहीं बिका तो कोई परेशानी नहीं, आपको कुछ एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अगर है और इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट को अपने तरीके से ट्रांसफर करिए, फ्लक्चुएशन फंड को भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर करिए, कैपिटल अकाउंट के अंदर ले जाना ही नहीं है। बेटा अगर पूरा बढ़ना होगा तो बढ़ेगा, अदरवाइज नहीं बढ़ेगा। इतना बढ़ा ली। उसकी वैल्यू कम ज्यादा हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को कहां ट्रांसफर कर देंगे, यहां इस तरफ ट्रांसफर करके छोड़ देंगे।
इन्वेस्टमेंट को यहाँ ट्रांसफर करेंगे और बिकेगा बिकेगा, नहीं बिकेगा नहीं बिकेगा, पड़ा रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप समझिए, लॉजिकली समझिए हमने क्या किया, पढ़ने ध्यान से सुनेंगे दोनों। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड लायबिलिटी में था, उसको उठा के रियलाइजेशन में डाला, पॉजिटिव साइड में डाला, ठीक है, डाल के छोड़ दिया। इन्वेस्टमेंट जो थे उनको उठा के कहाँ डाला, डेबिट साइड में डाला। अब अगर इन्वेस्टमेंट बिकेगा तो वो क्रेडिट साइड में आके बिकेगा, कुछ पैसे ही लेके आएगा ना, फिर प्रॉफिट लॉस अपने आप दिखेगा, हमें अलग से कुछ नहीं करना। और वर्कमैन कंपनसेशन फंड का क्या करते हैं, उसके लिए सेकंड लास्ट पेज में मैंने एक पूरा पेज डेडिकेट किया है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो समझना, अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड फ्री है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड फ्री है, तो पार्टनर्स में बांट देंगे। लेकिन अगर इनके अगेंस्ट कोई एडजस्टमेंट है तो उसके ट्रीटमेंट को हम क्वेश्चन करते करते समझेंगे। अभी करूंगा तो थोड़ा सा आउट ऑफ माइंड निकलेगा। हाँ, कितना भी फ्लक्चुएशन हो कुछ नहीं करना, फंड को यहाँ ट्रांसफर करना है, इन्वेस्टमेंट को वहां ट्रांसफर करना है, बस इतना करना। ठीक है जी। तो देखिए, ये सी ग्रुप के आइटम कहाँ ट्रांसफर हो गए भाई, इधर रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड। रियलाइजेशन की कौन सी साइड ट्रांसफर हो गए, क्रेडिट साइड में, क्योंकि इनके बदले में सीधी पेमेंट नहीं करनी है, इस तरफ ट्रांसफर करके छोड़ दिया। और अब बचते हैं आपके पास डी ग्रुप के आइटम, जो हैं रूटीन एसेस, और क्वेश्चन करते समय यही ज्यादा दिखेंगे आपको। क्या क्या देखिए जरा, सी दिस प्रोविड, देखिए नीचे दिख रहा है क्या यहाँ पर, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, भाई एम्प्लॉय का पैसा वापस कर रहे हैं। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल, ट्रेड पेबल, बैंक लोन, लोन क्रेडिट, मॉर्गेज लोन, मिसेज ए का लोन, मिस्टर ए का लोन। भाई एबीसी पार्टनर थे, मिसेज ए, मिसेज बी, मिसेज सी का लोन, और मिसेज ए, मिसेज बी, मिसेज सी पार्टनर थी तो एबी का लोन, थर्ड पार्टी बन जाएंगे ना वो। और बैंक ओवरड्राफ्ट, एनी अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस, एनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये है एक्सक्लूसिव थर्ड पार्टी पेमेंट्स, जिन्हें हम थर्ड पार्टी पेमेंट्स बोलते हैं। कहाँ भेजेंगे पहले इनको, रियलाइजेशन अकाउंट में, फिर इनकी पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जो मेरा डी ग्रुप का आइटम था, वेयर इट हैज गॉन, इट इज गॉन हियर। आप देख रहे हैं सारे तीर किस तरफ चल रहे हैं, राइट हैंड साइड की तरफ, सारे तीर किस तरफ चल रहे हैं। ए ग्रुप पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में, बी ग्रुप की पेमेंट हो गई सीधी, सी ग्रुप भी रियलाइजेशन में, और डी ग्रुप भी रियलाइजेशन में। और देयर इज अ लॉजिकल प्लेसमेंट, ये उस तरफ ऐसे ही आता है नहीं बोला, हर एक का रीजन था, तो याद करने की जरूरत तो नहीं है कुछ भी, सिंपल सी चीजें थी। ठीक है जी। तो आपकी बुक्स में ट्रांसफर करने के लिए कुछ मतलब अगर मैं बोलूं कि कुछ स्ट्रक्चर्ड तरीका नहीं बता रखा था, मैंने कोशिश करी कि स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको बताऊं, वरना एक आइटम अगर आप गलत ट्रांसफर कर देंगे तो आपका रियलाइजेशन अकाउंट नहीं मिलेगा, आपके कैपिटल में बैलेंस जाएगा, और आपका कैश या बैंक टैली नहीं होगा, तो मतलब क्यूमुलेटिव एरर हो जाती है वो। चलिए, अब जरा एसेट साइड के आइटम की तरफ चलते हैं। अभी सिर्फ स्ट्रक्चर्ड बता रहा हूँ, इनको ट्रांसफर कैसे करेंगे उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके चलेंगे, इस चैप्टर में तो 40-50 क्वेश्चन हैं, लेके चलेंगे। आइए जरा एसेट साइड के आइटम की तरफ चलते हैं। सबसे पहले लिखा कैश या बैंक का बैलेंस, बताओ कैश या बैंक का बैलेंस कहां डालेंगे। देखो बेटा, लायबिलिटीज को यहां रख देते हैं, इनके बदले में पेमेंट गई तो गई, नहीं तो हमारे लिए फायदा। इधर लायबिलिटी हमने ट्रांसफर करी, इनके बदले में अगर कोई जैसे क्रेडिटर ट्रांसफर कर दिए और बोला क्रेडिटर को कुछ नहीं पे करना, तो हमारे लिए फायदा हो गया ना। ठीक है, और अगर बोले क्रेडिटर पर सेटल्ड एट फुल वैल्यू, तो हम यहाँ लिख देंगे उसको बैंक करके। अभी तो मैं ट्रांसफर सिखा रहा हूँ ना बेटा, फिर एसेट्स को कैसे डिस्पोज करते हैं, लायबिलिटी को कैसे पे ऑफ करते हैं, उसके लिए पेज नंबर 3 पे चलेंगे हम लोग। अभी तो सिर्फ ट्रांसफर करना है, सिर्फ ट्रांसफर करेंगे और कुछ नहीं करना। ई कैश या बैंक का बैलेंस है, कहां जाना चाहिए बताइए, रियलाइजेशन में, कैपिटल में, कहां जाएगा, सीधा सीधा कहां जाएगा अपना, ये देखिए इधर, इधर जाएगा ई। ठीक है जी। एफ ग्रुप के आइटम देख लीजिए आप, पार्टनर्स कैपिटल का नेगेटिव बैलेंस हो गया, पार्टनर्स के करंट का नेगेटिव बैलेंस हो गया, पार्टनर की ड्रॉइंग, अनरिटर्न ऑफ लॉस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड, कहां जाते हैं ये, पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट साइड, सबको मालूम, जाते हैं उधर। क्या, कहां मालूम, पता चल रहा है ना कहां जाते हैं पढ़ने। ठीक है, तो व्हाट विल प्लेस इट हियर, इधर। एफ ग्रुप के आइटम यहां ट्रांसफर कर दिए। ठीक है जी। चलो,
पार्टनर का लोन, वो लोन जो हमने पार्टनर को दिया था, अब डिसॉल्व हो रहे, रिकवरी करो। रिकवरी कहां से करेंगे? कैश है बैंक से। तो क्या एंट्री बनेगी इसकी, जी की? ये देखो यहाँ जी, ऐसे करते हैं। कुछ बुक्स में इसे कैपिटल अकाउंट के अंदर भी डाल रखा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, हमने सीधे सीधा वसूली, पेमेंट करी तो इधर, वसूली करी तो इधर। चलो जी, अब आ जाते हैं आपके पास रूटीन एसेट्स, वो एसेट्स जिन्हें आपने ऑक्शन टेबल में डालना है। व्हाट इज ऑक्शन टेबल? रियलाइजेशन अकाउंट। तो इन्हें कहां भेजेंगे आप? पहले पढ़ लेते हैं कौन कौन सी, पहले पढ़ लेते हैं कौन कौन सी होती है। देखिए सर, गुडविल, देखो बेटा, गुडविल को आपने कितनी इंपॉर्टेंस दी और गुडविल ने कितने दिमाग की दही करी थी। डिसोल्यूशन में गुडविल क्या हो गया? दूध में गिरी हुई मक्खी है, निकाल के फेंक दो, कुछ नहीं करना। नो सेपरेट ट्रीटमेंट टू गुडविल। गुडविल इज एन ऑर्डिनरी इंटेंजिबल एसेट्स। रेज, राइट ऑफ, बेस ऑफ कंपोजिशन कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। एक गुडविल एक क्या, रिटायर्ड निरी मृत्यु की शैया पर पड़ा हुआ प्राणी है, कुछ नहीं, कुछ नहीं करना, ट्रांसफर करके छोड़ देना है। सिर्फ ट्रांसफर करिए, छोड़ दीजिए। अगर बिक गई तो बिक गई, नहीं बिकी तो पड़ी रहेगी। वो जो हम मारामारी बचाते थे ना, चेंज इन पेसर, एडमिशन, रिटायरमेंट, कुछ नहीं करना। ओल्ड गुडविल, अच्छा सुनो, कुछ बच्चे बोलते हैं सर वैल्यूड गुडविल। अबे बिजनेस तो मर रहा है, वैल्यूड गुडविल कहां से आएगी? तो वैल्यूड गुडविल आएगी नहीं, और पुरानी गुडविल की कोई औकात नहीं है। हाँ, सिर्फ ट्रांसफर करना। इन ये देखिए यहाँ एच ग्रुप में डाल के छोड़ दिया, सिर्फ ट्रांसफर कर दिया। प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, लीज होल्ड, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड, फ्री होल्ड प्रीमाइसिस, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, मोटर व्हीकल, इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा, डिवेंचर, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स भी आ गए। भाई हो सकता है कि इस पार्टनरशिप हमने शेयर डिवेंचर खरीद रखे हो, इन्वेस्टमेंट होते हैं ये। ठीक है, लोन डेबिट, किसी को लोन दे रखा था। लाइव स्टॉक, कुत्ता, गधा, बकरी, बत्तख, मुर्गा, मछली, ये सब फिशरीज है भाई आपकी। आपके पास क्या है? आपके स्टेबल है, हॉर्स स्टेबल है, ये सब आपका लाइव स्टॉक कहलाएगा। ठीक है, और आगे चलते हैं। कंप्यूटर, फर्नीचर, फिटिंग्स, लूज टूल्स, इक्विपमेंट्स, स्टोर स्पेयर्स। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन सीनियर क्लासेस में दिखेगी आपको। सन्ड्री डेटर, बुक डेट्स। कई लोग बोलते हैं बुक डेट्स क्या होता है? सन्ड्री डेटर को बुक डेट्स कहते हैं। वो डेट विच इज अपियरिंग इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बिल्स रिसीवेबल, इन्वेंट्री, स्टॉक, एनी अमाउंट पेड इन एडवांस या प्रीपेड एक्सपेंसेस, एनी एक्रूड इनकम या आउटस्टैंडिंग इनकम। और कोई भी आइटम जो EFGH में नहीं था, वो क्या होता है आपका? रियलाइजेशन की। अब आप देखिए, क्रेडिट के सारे तीर किस तरफ चल रहे हैं? डेबिट साइड, डेबिट साइड। बस इतना ध्यान रखना है। और इतना करने के बाद भी मुझे पूरा भरोसा, आप में से कुछ लोग ट्रांसफर में गलती करेंगे, क्योंकि जो गलती ना करे वो इंसान कैसे, ठीक है, करेंगे, है ना? कौन गलती करेगा? जो मैं पढ़ा रहा था जब सो रहे थे, इधर उधर बतिया रहे थे और चिट चैट कर रहे थे, वो लोग गड़बड़ करेंगे, बाकी लोग गड़बड़ नहीं करेंगे। तो देखिए, ये जितनी भी एसेट्स हैं, इनकी प्लेसमेंट होगी डेबिट, डेबिट और डेबिट। और जो लायबिलिटी साइड की आइटम, उनकी प्लेसमेंट कहाँ होगी? क्रेडिट, क्रेडिट और क्रेडिट साइड में। बिंगो, इतना ही तो करना है बस। ये ट्रांसफर होता है, ठीक है। चलिए, बुक खोलिए फटाफट से एक बार। कोई एक्सेप्शन, सीधा डेबिट साइड में जाना है इन्होंने, अपोजिट साइड ट्रांसफर होना है। ठीक, हाँ। अच्छा, एक और चीज देखिए, अब जरा सुनो। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो होता है रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, सिर्फ जर्नल एंट्री करने वाले। ठीक है, जरा देखें, सुनना जरा। जब आप किसी आइटम को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हो, क्या एंट्रियां बनती हैं? रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हो, क्या एंट्रियां बनती हैं? जो हमें मेजर चंक ऑफ एंट्री करनी पड़ती है, वो ट्रांसफर वाली करनी पड़ती है। तो जरा मुझे बताइए, अगर मैं एसेट्स को ट्रांसफर करूं रियलाइजेशन में, तो क्या एंट्री होगी? बोलो, टू क्या? ठीक, तो देखिए, नंबर 1, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। सुनना, एसेट्स आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट से निकल गई, तो एसेट्स क्रेडिट करेंगे, डेबिट में क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन। रिवैल्यूएशन मत लिखना, तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री
एसेट्स और सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अच्छा सुनो, स्टॉक 50,000 का था, 40 में बिक रहा है, तो जो बिकेगा बाद में देखेंगे, ट्रांसफर 50 के करेंगे पूरा। ठीक है, डेटर 50,000 के माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5,000 के, डेटर जो ट्रांसफर होगा 50 का होगा, 45 ट्रांसफर नहीं करना, ध्यान रखना, प्रोविजन को दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे, ऐसे ध्यान रखना। वो मैं जब ट्रांसफर की एंट्री करवाऊंगा तब और क्लियरिटी आएगी। ठीक है, नंबर 2, अब मुझे बताइए, अगर आपके पास कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो क्या करेंगे? पहले रिकॉर्ड करेंगे, चुप चुप चुप, पहले क्या करेंगे, उसके बाद उसके बाद उसके बाद खरीदने बेचने की जो एंट्री वो करेंगे, बोलो, वरना कोई एंट्री नहीं करना। अनरिकॉर्डेड मशीनरी 50,000 रुपए की, और क्वेश्चन साइलेंट हो गया, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। लेकिन अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड मशीनरी 50,000 की, सोल्ड फॉर 30,000, तब उसकी एंट्री करेंगे। हाँ नहीं नहीं, ट्रांसफर स्टेज में उसका कोई रोल ही नहीं है, ऐसा नहीं होगा पहले अनरिकॉर्डेड को रिकॉर्ड करेंगे फिर, बिल्कुल नहीं करना, डिसोल्यूशन है भाई, चेंज इन पीएसआर एडमिशन रिटायर्ड डेथ में होता, यहाँ नहीं होता है। अनरिकॉर्डेड विल रिमेन अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी, पहले रिकॉर्ड नहीं करें, बिल्कुल नहीं करना, अगर पेमेंट होगी तो एंट्री करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, अभी नहीं करें, अभी कुछ नहीं, इस स्टेज में कुछ, ट्रांसफर स्टेज में नो अनरिकॉर्डेड एसेट्स, नो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। अच्छा, अब बताइए, ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज क्या करेंगे बताइए? लायबिलिटीज बुक्स ऑफ अकाउंट से निकल कर जाते हैं तो डेबिट करते हैं, क्रेडिट में क्या करते हैं, रियलाइज, तो आपकी एंट्री हो जाएगी सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। sundry liabilities are transferred to realization account। अच्छा, एक चीज और देखिए, अगर कोई आइटम पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर होता है तो हमने एडमिशन चेंज इन पीएसआर में समझा हुआ है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, क्या एंट्री करते थे, एज कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस। रिजर्व ट्रांसफर करते थे तो क्या एंट्री करते थे, रिजर्व डेबिट टू एज कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल, ऐसे एंट्री करते थे। तो जब हम क्वेश्चन को करेंगे तब हमें दिखेगा कि किस तरह से उसे ट्रीट करना। तो ट्रांसफर में सिर्फ दो एंट्री, एसेट्स ट्रांसफर करने की, लायबिलिटी ट्रांसफर करने की, बाकी बाद में पता है क्या होता है, एसेट्स को रियलाइज करने की एंट्री अलग होती है और लायबिलिटीज को पे ऑफ करने की अलग एंट्री होती है। एक मोटी सी बात दिमाग में बैठा लेना, देखो, अगर हम बोले क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स टू बी सेटल्ड एट ₹40,000, देखो बेटा समझो, हमारे पास क्रेडिटर्स कितने के हैं, 50,000 के हैं, और क्वेश्चन में क्या बोला है, क्रेडिटर्स टू बी सेटल्ड एट ₹60,000, क्रेडिटर्स टू बी सेटल्ड एट ₹70,000। ठीक है, अगर चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ होता तो क्या करते, एंट्री क्या करते बताओ ना, रिवैल्यूएशन टू क्या दिख रखा है, सुनना क्या, क्रेडिटर 50,000 के, और एंट्री बोलती है क्रेडिटर्स टू बी सेटल्ड एट 70,000, टू बी सेटल्ड, क्या एंट्री बोलेंगे बताओ? अच्छा, रियलाइजेशन, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट की बात कर रहा हूं, डिसोल्यूशन नहीं बोल रहा, क्या कितने से खत्म, रिवैल्यूएशन टू क्रेडिटर 20 के, और बैलेंस शीट में अब क्रेडिटर 70 के दिखेंगे। ठीक है जी, अच्छा, अगर यही बात डिसोल्यूशन में हो जाए तो क्या करेंगे, चाहे टू बी सेटल्ड हो या सेटल्ड हो, एंट्री एक ही बनेगी, 50,000 की नहीं 70 की बनेगी एंट्री, सेटल तो 70 में हो रहा है यार, मैंने क्या बोला, आई जस्ट वॉन्ट टू मेक यू अवेयर कि डिसोल्यूशन में सेटल्ड और टू बी सेटल्ड में कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा सुनो, आज बिजनेस बंद हो रहा है, टू बी सेटल्ड कब आएगा भाई, आज ही तो होगा,
लेकिन चेंज इन पीएसआर, रिटायरमेंट, एडमिशन, डेथ में टू बी सेटल्ड मतलब बिजनेस कंटिन्यू है, हो सकता है अगले फाइनेंशियल ईयर में हो। भाई डिसोल्यूशन में सेटल्ड या टू बी सेटल्ड का मतलब आज ही है। और एक और चीज समझना, अगर हमें पार्टनर को से कुछ लेना पड़ जाए या पार्टनर को कुछ देना पड़ जाए, कैश में नहीं देंगे, सीधा कैपिटल अकाउंट के थ्रू होगा, कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही जाएगा। जैसे मान लो एक्स पार्टनर टुक अवे मशीनरी एट ₹30,000, तो क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट करेंगे और क्या कर देंगे, मशीनरी क्रेडिट। गलत, एंट्री करते हैं एक्स कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि मशीनरी तो रियलाइजेशन अकाउंट में पड़ी है अब। तो ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, इस पर मैं आगे डिस्कशन करूंगा आपके साथ। जब हम पहले हम क्या करेंगे, पहले हम फुल फ्लेज क्वेश्चन में रियलाइजेशन, कैपिटल और कैश और बैंक की प्रैक्टिस करेंगे। जब हमारे हाथ स्ट्रांग हो जाएंगे तब हम जनरल एंट्री की तरफ चलेंगे, तब उस तरह से चीजें आगे निकल कर चलती हैं। तो अभी तो सिर्फ हमने नोट्स के 3 पेजेस डिस्कस करे हैं, और कितने पेजेस अभी, शायद 9 पेजेस अभी बचे हुए हैं। ठीक है, 9 और कहने को तो चैप्टर क्या हो जाता है, अभी मैंने सिखाया आपको ये चीज है ना, और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर मैं करवाता हूँ तो आपका 30% 40% चैप्टर खत्म हो जाता है, कुछ नहीं बचता करने के लिए। लेकिन बहुत चीजें ऐसी हैं जो सीबीएसई एग्जाम में, मतलब अगर एग्जामिनर फ्री की लेना चाहे तो वो ले सकता है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं, 3.5 या 4 पेजेस उस पर डेडिकेट करे हैं मैंने, ताकि चीजें क्लियर रहें। और एक बार तो 6 नंबर का क्वेश्चन डिसोल्यूशन का पूरा सिर्फ 6 जनरल एंट्री रियलाइजेशन एक्सपेंस की थी। और ये खेल अक्सर कंपार्टमेंट में खेला जाता है गरीब बच्चों के साथ, एंट्री उन्हें वैसे नहीं आती है, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्री पेड बाय समबडी, अवेल बाय समबडी, बॉर्न बाय सम, वो बेचारे फंस जाते हैं। लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है, सब दिखेगा आपको, आराम से दिखेगा। नहीं नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। तो आज सिर्फ इतना ही रखते हैं, वाइंड अप करते हैं। अगली क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल शुरू करेंगे, और अगली क्लास तो खैर आपकी संडे को ही है, संडे को करेंगे, ठीक है। चलिए सुबह सुबह कर लेंगे, फ्री हो जाएंगे सब लोग, 7:30 से 9 तक कर लेंगे ना, ओके।